हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोस को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स, इसके अलावा एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से पूरे कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे फ्रैक्शन टॉपिक से है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर ही एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। समझिएगा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। बोला यह गया है कि सुहास किसी यात्रा का 5/12 भाग, यानी कुल यात्रा का 5/12 भाग रेलगाड़ी के द्वारा तय करता है। ठीक है। फिर बोला है कि 1/3 भाग बस के द्वारा और 1/3 भाग दूरी वह तय करता है बस के द्वारा। इसके बाद जो भी यात्रा शेष बचता है, शेष यात्रा कितना है? शेष यात्रा है 36 किलोमीटर। यह जो 36 किलोमीटर का यात्रा इसका बच जाता है उसको यह तय करता है साइकिल से। तो हमें यह बताना है कि कुल कितना यात्रा उसने किया है। तरीका क्या है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, बस के द्वारा, रेल के द्वारा कितना भाग दूरी तय किया है? 5/12 भाग, यानी कुल 12 भाग दूरी में से 5 भाग दूरी जो है वह तय किया है रेलगाड़ी से। 1/3 भाग दूरी यह किससे तय किया है? बस से तय किया है। अगर हम इस दोनों को जोड़ दे तो इससे क्या निकलेगा? रेलगाड़ी और बस से उसने कुल कितना भाग दूरी तय कर लिया। भाग यानी कि भिन्न के रूप में डाटा मिलेगा। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 से भाग करेंगे 12 में, एक बार में, 5 से 1 में गुना तो 5, 3 चौके 12 तो 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सिंपल सा इसको भिन्न का जोड़ हमें बना लेना है। अब 9/12 क्या आया? 9/12 भाग दूरी जो है वह तय किया है रेलगाड़ी से और बस से मिला करके। रेलगाड़ी से इतना, बस से इतना, तो रेलगाड़ी और बस मिला के 9/12 भाग दूरी तय किया। इसका मतलब कुल 12 दूरी में से 9 भाग दूरी तय कर लिया। तो शेष कितना दूरी बचा? 12 में से देख लीजिए, 12 में से 9 भाग दूरी तय कर लिया है तो 3 भाग दूरी बचा। कुल कितना में से? 12 में से। तो 3/12 भाग दूरी जो है अब शेष बचेगा। रेलगाड़ी से और बस से दूरी तय करने के बाद, यात्रा तय करने के बाद जो शेष यात्रा है वो कितना है? 3/12 भाग। जबकि यहाँ कितना बोला है? यहाँ पे बोला है कि शेष यात्रा है 36 किलोमीटर। देखिए, यह भी शेष यात्रा है, यह भी शेष यात्रा है, इसलिए दोनों को आपस में कर देंगे बराबर। यह जो शेष यात्रा है वह भिन्न के फॉर्म में है और यह जो शेष यात्रा है वह आपका एक्चुअल फॉर्म में है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक भिन्न के रूप में पहुँचने का प्रयास करेंगे और फिर दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे। अब इसको सोल्व करके बस आपको 1 का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, क्योंकि भिन्न के रूप में 1 का मतलब होता है टोटल। ऊपर से ऊपर वाला काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 12 तिया 36। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 12 से 12 में गुना करेंगे 144। 1 का वैल्यू 144 आ गया। 1 का मतलब क्या होता है भिन्न के रूप में? टोटल, यानी कि टोटल जो दूरी है वो आपका हो गया 144 किलोमीटर। तरीका एक बार फिर से समझिएगा। हमें क्या करना है? रेल के द्वारा और बस के द्वारा जो दूरी तय किया गया है उसको हम लोग इकट्ठा किए तो कितना भाग दूरी निकला? 9/12, यानी कुल 12 में से 9 भाग दूरी यह तय कर लिया। तो शेष कितना बचा? अब 3 भाग दूरी कितना में? 12 में, तो इतना शेष बचा है, जबकि शेष दे कितना रखा है? 36 किलोमीटर। यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे, हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। अगला देखिएगा क्या है। बोला है 2 संख्याओं का योगफल 20 है और अंतर 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? हमें 2 संख्याओं का अनुपात निकालना है। दिया क्या क्या है? तो दिया है उसका योग और अंतर। तो योग और अंतर से हम क्या करेंगे? पहले दोनों संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन में ना कभी इस तरह से वैल्यू दे दे, जैसे a + b का मान अगर दे रखा हो, ठीक है, मान लीजिए कि x दे रखा है और a - b का मान अगर y दे रखा है, और इस केस में इस तरह से आपको हमेशा इक्वेशन देखने को मिलता है। तो ऐसा अगर कभी इक्वेशन आपको दिख जाए तो इस इक्वेशन में अगर a का मान निकालना होगा, ये तो प्लस वाला है दोनों जगह, तो अगर a का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इस दोनों इक्वेशन के वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, यानी x + y/2 करेंगे। डायरेक्ट हम लोग को अपना आंसर निकालना है। जो प्लस वाला है वेरिएबल a, उसका मान निकालना होगा तो दोनों के मान को जोड़ करके, दोनों इक्वेशन का अगर मान x और y है
तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लेंगे। और अगर b का मान निकालना होगा, b क्या है, b नेगेटिव वाला पार्ट है, एक जगह b पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव, तो अगर b का मान निकालना होगा तो इसमें से क्या करेंगे, घटा के इसके अंतर में करेंगे 2 से भाग। हम क्या करेंगे, इसके अंतर में करेंगे 2 से भाग, यानी कि x माइनस वाई बाई 2। डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दिया होता कि भाई चलो यहाँ पे जो वैल्यू है ना a प्लस बी का मान आपका जो है वह 16 है, ठीक है, और a माइनस बी का मान 4 है। अब आप बताइए कि a का मान क्या होगा। तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तो 16 4 20, 20 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देख लीजिए 16 4 20 बट्टा 2 10 हो जाएगा। और अगर b का मान निकालना होगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो 16 में से 4 माइनस करिए 12, 12 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 12 बट्टा 2 आपका 6 हो जाएगा। तो इसका उपयोग करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कब, जब a प्लस बी का और a माइनस बी का मान दे, यानी x प्लस वाई का या x माइनस वाई का मान दे, तो वहाँ भी आप इस तरीका का यूज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए बोला है 2 संख्याओं का योगफल 20। 2 संख्याओं का योगफल यानी 2 संख्या को जोड़ने पे कितना आता है, 20 आता है, और उसका अंतर कितना का है, 2.5 का है। हमें इन दोनों संख्याओं में अंतर बताना है। तो पहला संख्या कैसे निकालेंगे, पहला संख्या दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तो 20 और 2.5 कितना हो जाएगा, 22.5, और 22.5 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ठीक है, पहला संख्या निकल गया। दूसरा संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो 20 में से 2.5 माइनस करिएगा तो 17.5 हो जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग करेंगे 2 से। दोनों संख्या निकल गया। अब इसका आप अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात का दरअसल मीनिंग बट्टा होता है, तो जो वैल्यू कटेगा उसको काटेंगे। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कैंसिल आउट होगा। यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, कैंसिल आउट होगा। 25 से अगर इसको हम काटते हैं तो 25 9 225 हो जाएगा। 25 से काटते हैं तो 25 7 175 हो जाएगा, यानी 9:7। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 संख्याओं का योग 20 दिया है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला संख्या x दूसरा y, तो x प्लस वाई का वैल्यू 20 हो गया। और आगे क्या दिया था, अंतर 25 का, इसका मतलब कि x माइनस वाई का मान कितना है, 25। अब सोचिए जरा, 25 नहीं 2.5 है। अब इसमें अगर x का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, वही तो किए हैं। और अगर y का मान यानी दूसरा संख्या निकालना होगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग, वही तो यहाँ पे किया गया है। जब दोनों संख्या निकल जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, उसका अनुपात निकाल देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है, बोला है एक पाई चार्ट में, पाई चार्ट देखिए इस तरीके का जो चार्ट बना होता है उसको हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं। ऐसे आप देखते होंगे कि अलग अलग चीज़ों को जो है इस तरीके से दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा कि किसी पुस्तक प्रकाशन का खर्च इस प्रकार से है ना। यहाँ पे दे देगा कि छपाई का खर्च 10% है, ठीक है, इसके अलावा कवरिंग का खर्च 20% है। तो इस तरीके से जो आपको चार्ट मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। तो पाई चार्ट का डाटा 2 तरीके से मिलता है, या तो परसेंटेज के रूप में देगा या फिर डिग्री के रूप में देगा। जैसे बोलेगा छपाई का खर्च यहाँ 10% है, वहाँ पे 10 डिग्री दिया जा सकता है। तो 2 फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक पाई चार्ट में पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण 63 डिग्री है। देखिए एक पाई चार्ट में ना 63 डिग्री जो है वो किसको दर्शाता है, पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों को। पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या को कितना डिग्री के रूप में कितना दर्शाया है, 63 डिग्री दर्शाया है। हमें क्या बताना है, पैदल जाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी डिग्री में वैल्यू दे रखा है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो एक छोटा सा काम आप करिएगा, डिग्री से अगर प्रतिशत में जाना होगा ना तो 5/18 से गुना कर लीजिएगा। कितना से गुना करना है, 5/18 से। क्यों करते हैं अभी हम लोग समझेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 9 से काटिए, 9 7 63 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 9 दूना 18, गुना करिए 7 पंचे 35, 35 बट्टा कितना हो जाएगा, 35 बट्टा हो जाएगा 2, 35/2 यानी कि 17.5%। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। वापस से देख लीजिए, अगर यह मान आपका प्रतिशत में दे रखा है, इसको अगर डिग्री में ले जाना होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रतिशत में है 17 दशमलव कितना है, 17.5 है, प्रतिशत है, इसको डिग्री में ले जाना है तो हम 18/5 से गुना कर देंगे। बस इतना काम आपको करना है। वापस से जब आप इसको सोल्व करिएगा तो वैल्यू फिर से किस फॉर्म में आ जाएगा, डिग्री के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो याद क्या रखना है आपको कि अगर कभी डिग्री के रूप में डाटा दे
तो आपको उसमें ना 5/18 से गुना कर देना है। 5/18 से जैसे ही गुना करिएगा वह किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो आप उसमें 18/5 से गुना कर लीजिएगा, वह वैल्यू आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो 100% बराबर टोटल होता है, और डिग्री के रूप में बात करते हैं तो 360 डिग्री बराबर टोटल होता है। दोनों टोटल का वैल्यू इसलिए आपस में बराबर है। यहाँ से देख लीजिए 1% का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री बट्टा 100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा 5, 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा 18। तो 1% का मतलब 18/5 डिग्री होता है। इस वजह से अगर कभी भी प्रतिशत से डिग्री में जाना होता है तो 18/5 से। देखिए डिग्री वाला वैल्यू बड़ा है 360 है, और प्रतिशत वाला कम है यानी कि 100 है। तो अगर बड़का में जाना होगा ना तो आप 18/5 से, डिग्री में जाना होगा तो 18/5 से, और अगर प्रतिशत में आना होगा तो 5/18 से। देख लीजिए इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, पॉइंट डालेंगे 25 हो जाएगा। पॉइंट अगर हटाते हैं तो क्या होगा, नीचे में आपका 10 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 2 से काटिएगा 9, 9 सत्ते देख लीजिए फिर से कितना आ गया, 9 सत्ते 63, 63 डिग्री हो गया। हमने 5/18 से गुना किया तो प्रतिशत में वैल्यू ला दिया था, फिर से प्रतिशत से डिग्री में आना होगा तो हम 18 कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी दिखे आपको कि पूरा का पूरा आपका एक सीरीज बनाता हो, या आपका घातांक और करनी का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को पूरे सोल्व करने का जरूरत नहीं है। आखिरी वाले वैल्यू को देखिए आप, कितना है √16। √16 का मान कितना हो जाएगा सर, √16 का मान होगा 4। आखिरी वाला का वैल्यू कितना है, √16, इसका मान क्या हो जाएगा 4। और पहला वाला का वैल्यू देखिए कितना है, 1 है। पहला वाला 1, इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी क्या आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी जो भी नंबर है सब आपको कटता हुआ इसमें दिखेगा। देखिए 2 है, √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, √4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, डॉट 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 यहाँ तक गया तो √15 यहाँ भी है तो यहाँ भी होगा। यानी बाकी सभी वैल्यू आपका कटता है। एक आखिरी का नंबर बचता है और एक स्टार्टिंग का नंबर बचता है। तो आखिरी का नंबर है √16, स्टार्टिंग वाला है 1, √16 का मतलब 4, और 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर डायरेक्ट इस तरीके से निकल जाएगा। सॉल्यूशन करने का आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, बोला है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार। अब देखिए मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा सभी फॉर्मूला बेस्ड होगा। अगर हम बात कर ले बेलन का, देखिए इस तरीके से आपका बेलन बनता है। तो अगर हम बेलन की बात करें तो यह बेलन का क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, बेलन का जैसा आधार होता है वैसा ही उसका टॉप भी होता है। अब गौर से देखिए, बेलन का जो आधार होता है वह किस तरीके का होता है, आधार हमेशा वृत्ताकार होता है। इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। अगर वृत्त है तो यहाँ पे क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा। केंद्र बिंदु से परिधि, इसको त्रिज्या बोलते हैं। इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेलन के, बोला है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि। भाई आधार की परिधि बोला है तो आधार कैसा होता है, बेलन का आधार तो वृत्ताकार होता है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, यही तो होता है। वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2πr लिखा, इसका परिधि हो गया। अब परिधि का मान इतना होगा, जबकि परिधि कितना दे रखा है आपका 176। कंपैरिजन करते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन का आंसर नहीं, हम लोग r का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो 22 दूना 44 हो जाएगा। 44 से अगर इसको काटते हैं तो 44 चौके 176 हो जाएगा। हमारे पास देख लीजिए r का वैल्यू क्या बच जाएगा, 7 इधर भाग में इधर जाएगा गुना में, 7 चौके 28। तो r का मान यहाँ से आपका आ गया कितना, 28। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बोला क्या था, बोला था कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि, तो बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। तो 2πr का वैल्यू दे रखा था। 2πr के वैल्यू से हम लोग r का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया 28। और यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर इसलिए नहीं लिख रहे हैं चूंकि अंडरस्टूड है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आपसे इसी फॉर्म में ही पूछा गया है तो आप यूनिट को छोड़ भी सकते हैं। अब r का मान 28 आ गया। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ऊंचाई जो है इस बेलन का वह 12 है, h का मान कितना है, 12 है। हमें क्या बताना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वह होता है आपका टोटल सरफेस एरिया।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है आपका 2 पाई r इंटू r प्लस एच, यही होता है किसी भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7 रखिएगा आप, है ना। r का वैल्यू आपने अभी कितना निकाला है 28, और r प्लस h का मान क्या होगा, तो r का मान तो 28 है और h का मान क्वेश्चन में है 12। 28 और 12 कितना हो जाएगा, 28 और 12 हो जाएगा 40, तो r प्लस h का मान 40। आइए इसको सोल्व करते हैं। 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, वहाँ की वैल्यू को गुना करिए, 22 चौके हो जाएगा 88, 88 दूना 176, 176 चौके कितना हो जाएगा, 0 है तो 0, 6 चौके 24, 4 हासिल 2 और 17 चौके 68 और 2 70, 70 140, यानी विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे देखिए, अगर कोई बेलन है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय या तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी हम लोग निकालते हैं ना, तो वक्राकार भाग निकालते हैं, दोनों जो आपका यहाँ देख रहे हैं बेस और टॉप, उसके क्षेत्रफल को हम लोग ऐड नहीं करते हैं, तो वह हो जाता है आपका 2πRh, या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर हम बेलन के वॉल्यूम की बात करें, यानी कि आयतन की बात करें, तो आयतन हो जाता है आपका πr²h। तो यही फॉर्मूला तो हम लोग बेलन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। यही 3 फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आयतन हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया हो गया, और इसके अलावा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इतना ही फॉर्मूला यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है एक फुटबॉल टीम ने अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गया। भाई 40% मैच क्या किया है, यह हार गया है। यदि उसने 75 मैच जीता, जीता है कितना मैच, जीता है 75 मैच। देखिए जीते गए मैचों का संख्या कितना, 75। अच्छा एक बात बताओ, परसेंटेज में कितना मैच जीता होगा। सर 40% हारा है, यानी शेष 60% मैच जीता होगा। तो परसेंटेज में जीते गए मैचों की संख्या 60%, रियल में 75, इसका मतलब 75 मैच जो है वह 60% का मान हो गया। 60 से अगर हम भाग करते हैं तो 1% का मान निकलेगा। हमें क्या निकालना है, कुल मैचों की संख्या। तो कुल मैच मतलब 100% मैच, हारा और जीता गया मैच सब मिला करके कितना हो जाएगा, 60%। काटिए, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 पंचे 75 हो जाएगा, 4 से इसको काटिएगा 25 हो जाएगा, 25 गुने 5 125 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो एक तो यह तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप x मान के बना सकते हैं कि माना कि कुल मैचों का संख्या कितना, x। अब यहाँ 40% मैच हार गया है, इसका मतलब 60%, यानी कि 60/100 इतना मैच तो जीता होगा, जबकि जीते गए मैचों का संख्या कितना है, 75 है। यहाँ से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, ऊपर से ऊपर वाला आपका कैंसिल होता है तो काट लीजिए। 3 से अगर काटते हैं कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, 5 गुने 25 कितना होगा, 125। तो 125 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कुल मैचों का संख्या 125। इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। भाई 60% का वैल्यू पता है ना, कितना है 75, तो जो रियल वैल्यू होगा उसको ऊपर रखेंगे और यह जितने प्रतिशत का मान होगा उससे भाग करेंगे, इससे 1% का मान निकलता है। फिर हमें क्या बताना है, टोटल यानी 100% का मान, तो हम कितना से गुना करेंगे, 100 से। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 2 वर्गों के भुजाओं में 4:3 का अनुपात। भाई 2 वर्ग के भुजाओं में 4:3 का अनुपात। अगर पहला वर्ग का भुजा 4 है तो दूसरा का भुजा कितना, 3। हम क्या करेंगे, प्रत्येक में x लगा देंगे। पहला का भुजा 4x तो दूसरा का भुजा कितना, 3x। ऐसा क्यों किए, देखिए अनुपात का मतलब होता है बट्टा। जैसे 4/3 है तो यह पहले वैल्यू कितना गुना था, 4/3 मतलब सिंप्लीफाई होकर इतना आया होगा ना। हो सकता है कि यह 40 रहा होगा, यह 30 रहा होगा। 0 से देखिए 0 कैंसिल होने के बाद यह वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है कि 8/6 भी रहा होगा, क्योंकि यह भी कटने के बाद कितना हो जाएगा, 4/3। तो पहले यह वैल्यू कितना गुना था यह तो हमें नहीं पता, तो हम मान लिए कि यह पहले x गुना था, सिंप्लीफाई होने के बाद इतना आ गया। तो पहले वर्ग का भुजा 4x, दूसरे वर्ग का भुजा कितना हो गया, 3x। अब बोला है उनके क्षेत्रफल का योग। तो देखिए पहले वर्ग का भुजा अगर 4x है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, पहले वर्ग का क्षेत्रफल। भाई इसका तो स्क्वायर करोगे ना, भुजा कितना है 4x
भुजा का वर्ग करोगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। दूसरा वर्ग का भुजा 3x है, इसका क्षेत्रफल 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। दोनों को जोड़ लीजिए, यह क्या होगा दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग, और इसी का वैल्यू आपका दे रखा है 225। यहाँ से देख लीजिए 16 9 कितना हो जाएगा 25, x स्क्वायर दोनों जगह है रहने दीजिए बराबर 225। आगे देखिए आप 25 से अगर काटते हैं 25 गुना में इधर आएगा तो भाग में 25 नमा 225। एक्स स्क्वायर का मान 9 है तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 3, एक्स स्क्वायर का मान 9 तो x का वैल्यू तो 3 ही होगा। हमें क्या बताना है छोटे वर्ग का परिमाप। देखिए x का मान 3 आया तो छोटे वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा 3x, तो 3 गुना x का मान कितना है आपका 3 है तो 3 तिया 9, 9 हो गया आपका छोटे वर्ग का भुजा। तो अगर भुजा 9 है तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप वर्ग का हो जाएगा 36। देखिए अगर हम बात करें किसी वर्ग का, यहाँ पे देख लीजिए वर्ग का चारों भुजा क्या होता है आपस में समान होता है, तो इस वजह से इसको हम लोग a से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल का यानी कि एरिया का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है सिर्फ भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके परिमाप का यानी कि पेरीमीटर का, तो वर्ग का पेरीमीटर होता है 4 गुने भुजा, चारों भुजा का लंबाई तो a प्लस a प्लस a प्लस a। भुजा मालूम है उसको 4 गुना करेंगे परिमाप निकल जाएगा। तो भुजा कितना है देखिए x का मान 3 आया तो भुजा 3 तिया 9, छोटे वर्ग का भुजा 9 तो परिमाप 9 चौके कितना हो जाएगा 36। तो 36 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर। देखिए बेसिक क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन समझना है। 2332 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब 2332 क्या है सर, 2332 विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इतना में बेचा है। 12% की हानि हो गई। अच्छा सोचो जरा सा आप कि 12% की हानि कब होगा। वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु को 100% में बेच देंगे इसका मतलब कि उसको उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाएगा। यहाँ 12% की हानि हुई है, इसका मतलब इससे 12% कम में बेचा गया होगा, जो क्रय मूल्य है उससे 12% कम। तो 100 से 12 कम करिएगा मतलब कितना में बेचा गया होगा 88% में वस्तु को बेचा गया होगा। 12% हानि कब होगा, जब वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 88% में बेचेंगे। तो 2332 में बेचने पर 12% की हानि हो गई, इसका मतलब 2332 जो है वह मात्र 88% का मान है, तभी तो 12% की हानि हुई। तो अगर आप इसमें 88 से भाग करते हैं तो 1% का मान निकल जाएगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका क्रय मूल्य यानी 100% का मान, तो हम कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसका मान देगा उससे करना है भाग और जिसका मान पूछेगा उससे करना है गुना। इस क्वेश्चन में आपका 88% का मान दिया था और 100% का मान पूछा था, तो 88 से हम लोग भाग किए 100 से गुना कर दिए। रिपीट कर रहे हैं समझिएगा, 2332 में बेचने पर 12% की हानि, तो 12% हानि का मतलब वस्तु को उससे क्रय मूल्य से 12% कम में यानी कि मात्र 88% में बेचा गया। तो 2332 88% का मान है। हमें निकालना इस वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% का मान, तो 100 से गुना करेंगे। काटिए इसको, 11 से काटिएगा 8 बार में कटेगा, 11 से काटिए 11 दूना 22, 1 बच रहा है 13, 11 एकम में 11, 2 बच रहा है 11 दूना 22। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 1 बचेगा 4 तिया 12। 5300 बट्टा कितना हो जाएगा 5300 बट्टा 2 हो जाएगा। 5300 बट्टा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसका 5300 बट्टा 2 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 2650 हो जाएगा। यही तो होगा। देखिए 53 में 100 से गुना करेंगे तो 5300, 5300 में 2 से भाग करेंगे तो 5300 का आधा, 2600 का 2 गुना हो जाएगा 5200, 50 का 2 गुना 100 यानी कि 2650। आगे चलिए, यहाँ देखिए बोला है एक अर्धगोले का पूर्ण यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं अर्धगोला, जो कटोरे के आकार का होता है, इस तरीके का होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अर्धगोला बोलेंगे। यह हो गया अर्धगोले का व्यास और इसका आधा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अर्धगोले का त्रिज्या। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यह अर्धगोले का आपका हो गया त्रिज्या। ठीक है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आगे चलिए, अब बोला क्या है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम बात करें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की लेटरल सरफेस एरिया की, तो यह होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो यह हो जाता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर का मतलब क्या हो जाएगा त्रिज्या, लेटरल सरफेस एरिया
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह होता है संपूर्ण पृष्ठीय। संपूर्ण वाला में क्या होता है, ऊपर वाला जो आप वृत्त बनता देख रहे हैं उसका भी क्षेत्रफल इसमें ऐड होता है। और तीसरा आपका यहाँ पे, तीसरा हम लोग क्या निकालते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका जो आयतन होता है वह हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। अगर होता पूरा का पूरा गोला तो 4/3 लेते, यहाँ पे अर्धगोला है तो 2/3 हो जाएगा। तो आयतन इस फॉर्मूला से, टोटल सरफेस एरिया इस फॉर्मूला से, और लेटरल सरफेस एरिया इस फॉर्मूला से। क्वेश्चन में दिया क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जबकि दिया कितना है, 108 पाई दे रखा है। ठीक है भाई, यह भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह भी है, तो दोनों को आपस में कर देंगे बराबर। यहाँ से सोल्व करिए, देखिए पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, इसी वजह से तो पाई का मान नहीं लिखे थे। 3 से अगर काटते इसको, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 छक्के 18। आर स्क्वायर का वैल्यू 18 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 6। आर का मान 6 हो गया, इसका मतलब कि हमारे पास आ गया गोले का त्रिज्या। अब क्या बताना है, अर्धगोले का यहाँ पे त्रिज्या आ गया। अर्धगोले का हमें बताना है आयतन। देखिए आयतन का तो यही फॉर्मूला होता है, 2/3 पाई के फॉर्म में ही आंसर बताना है, तो पाई को वैसे ही रहने दीजिए। देखिए ऑप्शन में पाई है। आर क्यूब, तो आर का मान कितना है, 6, तो हम करेंगे 6 का क्यूब। देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, तो 2/3 पाई इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 216। 216 3 से भाग करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 72। 72 दूना 144। 144 पाई जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें क्या बताना था, हमें बताना था गोले का अर्धगोले का आयतन। आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लिए थे। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ देखिए क्या बोला गया है। यहाँ बोला है कि 2 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर में खर्चा कितना लगता है, 2 रुपये। देखिए 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जितना वर्ग सेंटीमीटर उसका 2 गुना खर्च लगता है के दर पर किसी घन के सभी बाहरी सतह को रंगने का लागत 588। किसी घन के सभी बाहरी सतह को, देखिए अगर हम बात करें किसी भी घन का यानी कि क्यूब का, ठीक है, घन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, घन का आकार कुछ इस तरीके का होता है। आप लूडो के रूप में घन को देखते हैं। यह हो गया आपका घन, यह क्या है आपका घन। घन में कुल मिला के 6 पृष्ठ होता है और सभी पृष्ठ जो होता है वो आपका वर्गाकार होता है। तो अगर हम बात करें इसके घन के टोटल सरफेस एरिया की वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो यह आपका हो जाता है 6a स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। और इसका जो आयतन होता है ना घन का, अगर हम बात करें इसके आयतन का, वॉल्यूम का, तो यह हो जाता है आपका केवल भुजा का क्यूब। इसके अलावा कई बार इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण भी पूछा जाता है, तो विकर्ण हो जाएगा आपका इसका √3 × a। यह घन का आपका सभी फॉर्मूला हो गया। बोला क्या गया है कि किसी घन के सभी बाहरी सतह को रंगने का लागत। अच्छा, बाहरी सतह इसका मतलब किसको रंगा गया है, इसका मतलब है कि 6a स्क्वायर को रंगा गया है। सभी सतह को पूरा रंगा गया होगा ना, सभी सतह को इस तरीके से, यानी कि हमें क्या रंगना है, इसके टोटल सरफेस एरिया को बाहर से। तो कितना होता है यह 6a स्क्वायर। अब इतना है तो इसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 2 रुपया आता है, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा इतना गुने 2 रुपया लगेगा। जबकि इसका खर्चा कितना दे रखा है, 588 रुपये दे रखा है, तो बराबर में हम डालेंगे 588। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, यहाँ से देख लीजिए 6 दूना 12, 12 इधर है, 12 से इधर काटेंगे, 12 चौके 48 और 12 नमा 108। ए स्क्वायर का वैल्यू 49, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल यानी कि 7, तो ए का मान 7 आ गया। हमें क्या बताना है, घन का आयतन। तो जब ए का मान 7 आ गया तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, ए का क्यूब यानी 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, तो 343 घन सेंटीमीटर, यही इस घन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। रिपीट कर रहे, देखिए क्या बोला है, 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की बात हो रही है। 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 2 रुपया और कुल खर्च है 588। तो कुल खर्च यानी कुल क्षेत्रफल में, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 6a स्क्वायर। अब इतना क्षेत्रफल है तो इसका 2 गुना इसमें खर्च भी लगेगा, जबकि खर्च दे रखा है 588। ए का मान 7 आ गया। अगर भुजा 7 है तो आयतन क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब 343। यही आपका इस क्वेश्चन का
सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो में, इतना ही। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।